अरे क्या करा ली तेरे को? ओए क्या हो गया भाई? अबे ले आना इसको। ले आना इसको। बुलेट पे। हाँ ये तो नहीं रिकॉर्डिंग में। मैं ठीक है बोल क्या है? रोज मामा इसमें। अच्छा ठीक है सीधे देख के। हाँ नहीं। बोलो क्या? मैसेज आया है। पढ़ा लो तो पढ़ाई नहीं। चलो वो अपन अलग से बात करते हैं, है ना। अभी तो आप लोग जाओ, भले कोई इशू नहीं है, आपके काम का नहीं है। आपको क्या सुबह ही मैसेज आया है क्या? कल आ गया था आपको? किसी के पास अभी स्कूल की 11th की बुक है क्या? अभी है क्या स्कूल की बुक? अभी नहीं है? नहीं नहीं। आपको मैंने केस स्टडी सॉल्व करने के लिए दी थी, वो की क्या? केस स्टडी सॉल्व कर ली थी क्या? इसको मैं थोड़ी टिल्ट कर सकती हूँ, वहां से होगा वो। नहीं, वो रिमोट से पूरा मुड़ जाता है इस क्लास का, अगर इसको जरा भी छेड़ा तो। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था, पूरा छिड़ जाता है वो। ओके। आपसे केस स्टडी आराम से सॉल्व हो गई थी क्या? कोई इशू आया था क्या? आपको तो क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा था ना हित, मैंने सुबह आपका मैसेज देखा। मिल गया था क्या फिर? हाँ हाँ, उसमें थी ना। अच्छा। ओके हाँ, क्योंकि मैंने सुबह ही देखा है उसको, तो आई थॉट पता नहीं क्या हो गया। ओके। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। आप लोगों को 11th में इंडियन इकोनॉमी है ना? एमपी बोर्ड, एमपी बोर्ड में है ना? ठीक है, तो आपके पास उसकी पूरी बुक होगी अलग से। वो कौन सा एडिशन है आपके स्कूल में, वो मुझे पता करना है। एडिशन होता है ना, कौन से ईयर का एडिशन है, तो आपको स्कूल वालों ने बताया है या आपने बुक में देखा है? एग्जैक्ट याद नहीं है? ओके, ठीक है। अच्छा, अभी जो हमने चैप्टर 1 पूरा किया है ना, इसका टेस्ट रखना है। हाँ हाँ, व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम, माइक्रो क्या है, मैक्रो क्या है, ये लोग आप कर लोगे क्या? ठीक है।
अब दूसरा, आपका जो टेस्ट है, देखो मैं क्लास में ही रहूंगी, ठीक है, आप लोग टेस्ट देना और मैं हाथों हाथ आपको कॉपीज चेक करके दे दूंगी, बिकॉज नीचे आपकी कॉपीज मिसप्लेस हो जाती है। ठीक है, तो इट वुड बी ग्रेट कि हम साथ में यहीं पे टेस्ट दे दें। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा मुझे आपसे ये बात करनी है, आपके कोर्स में डिमांड सप्लाई है ना? मैं इसलिए पूछ रही हूँ, किसी किसी स्कूल की बुक में है, कुछ कुछ स्कूल्स में नहीं है। तो डिमांड और सप्लाई, आपने स्कूल की बुक देखी क्या खोल के? देखी है ना? एमपी बोर्ड, मेजोरिटी का एमपी बोर्ड है ना? है ना? किस किस का एमपी बोर्ड है? आप सबका एमपी बोर्ड है ना? ठीक है। अब मेरी बात सुनो, डिमांड सप्लाई अगर किसी की बुक में है तो उनके पास नोट्स वगैरह अवेलेबल है, ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं आएगा। ओके, ठीक है। चलो, हम एक्चुअली अभी इंडियन इकोनॉमी से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका मेजर पार्ट इंडियन इकोनॉमी में ही है। तो मैं इंडियन इकोनॉमी से ही उसको स्टार्ट करवा रही हूँ। और उसके लिए आपके स्कूल के लिए अलग से मुझे आपकी बुक चाहिए रहेगी। तो ओनली इफ आप लेके आ पाओ तो। लेके आ जाओगे क्या? ठीक है, तो कल जिसके पास भी है लेके आ जाना, ठीक है। तब तक हम थोड़ा दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बजट से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी जो हमने चैप्टर कंप्लीट करा, इट वाज हमारा बेसिक चैप्टर। बेसिक चैप्टर की भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, ये क्या था? बेसिक चैप्टर था। अब नेक्स्ट जो है, यहाँ पर दूसरा चैप्टर है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें कुछ स्कूल्स में नीचे डिमांड का कंसेप्ट भी है, लेकिन दो कंसेप्ट ऐसे हैं जो बेसिकली हर स्कूल में हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है वो कंज्यूमर्स बजट। अच्छा, बजट का मतलब क्या होता है, हम सबको पता है क्या? बजट का मतलब ये होता है कि हमारी परचेजिंग पावर कितनी है ना? हम कितना माल खरीद सकते हैं, हमारी पावर कितनी है, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर बजट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, देखो, कंज्यूमर बजट का मतलब होता है हमारी रियल परचेजिंग पावर, जो एक कस्टमर जो है परचेज कर सकता है एट अ गिवन प्राइस। और सिंपल वे में समझाऊं तो फॉर एग्जाम्पल, हमारा बजट है 200 रुपए, ठीक है, और मार्केट में कोई चीज जो है वो 300 रुपए की मिल रही है, तो आप क्या इसको परचेज कर सकते हो क्या? नहीं। लेकिन कोई चीज है जो 200 रुपए की मिल रही है, इसको हम परचेज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। कोई गुड है जो 150 का मिल रहा है, परचेज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। कोई गुड है जो 100 रुपए का मिल रहा है, क्या इसको भी हम दो क्वांटिटीज इसकी परचेज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। तो कंज्यूमर बजट का मतलब होता है भाई एक ऐसा बजट जो हमको पर्टिकुलर कुछ चीजों को दे सकता है, हम एक गिवन प्राइस पर कुछ गुड्स को खरीद सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मैं क्या लिखूंगी कि भाई कंज्यूमर बजट जो होता है, कंज्यूमर बजट का मतलब ये होता है कि भाई कंज्यूमर की रियल परचेजिंग पावर, कि वो जो है गुड्स को परचेज कर सकता है एट अ गिवन प्राइस। ठीक है, बार्गेनिंग प्राइस पे नहीं, गिवन प्राइस, जो प्राइस है उसी पे, एट गिवन प्राइस। तो हम इतना सा लिख सकते हैं क्या, अगर हमें लिखना पड़े तो, कि कंज्यूमर बजट का मतलब क्या होता है, जब एक कंज्यूमर कि जो रियल परचेजिंग पावर है वो इतनी है कि वो कोई भी गुड्स को परचेज कर सकता है उसके गिवन प्राइस पे। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें मेरे दो कीवर्ड्स हो गए। एक तो मेरा कीवर्ड हो गया रियल परचेजिंग पावर, और दूसरा गिवन प्राइस। ठीक है, तो अगर स्कूल में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है तो सिर्फ आपको ये 3 लाइंस को लिखना है, इसका सेंटेंस बना के लिखना है। ठीक है, हो जाएगा क्या? आसान है। नाउ नेक्स्ट, अब दो चीजें होती हैं, एक का नाम होता है बजट सेट और एक होता है बजट लाइन। अब ये बजट सेट और बजट लाइन क्या है? देखो, बजट के ही पार्ट होता है बजट सेट और बजट लाइन। बजट सेट का मतलब क्या होता है कि मैं कितने बंडल्स दो गुड्स के खरीद सकती हूँ गिवन प्राइस के, एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर क्या है। बहुत ही आसान। बजट सेट का मतलब क्या होता है कि मुझे दो गुड्स खरीदने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेती हूँ कि भाई हमारे पास दो गुड्स हैं। ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट में सारे समझेंगे हम। हमारे पास दो गुड्स हैं, ठीक है। एक है समझो बर्गर,
और एक है पिज्जा। ठीक है, पिज्जा है समझो 120 रुपीज का, नहीं बहुत ज्यादा हो गया। पिज्जा है समझो 80 रुपीज का, और बर्गर है 30 रुपीज का। ठीक है, और आपका जो बजट है, कंज्यूमर का जो बजट है, मतलब टोटल वो जितना खर्च कर सकता है, जितना उसकी रियल परचेजिंग पावर है, इट इज 500। ठीक है, तो 500 में याद है हमने जब लास्ट पीपीसी कर्व पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज होती हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कि ए वाली पॉसिबिलिटी ये है कि मैं कितने बर्गर बना सकती हूँ, कितने पिज्जा बना सकती हूँ। सेम वैसा ही यहाँ पर है कि भाई जो बजट होता है ना, अब बताओ मेरा 500 का बजट है, तो क्या मैं एक बर्गर और एक पिज्जा खरीद सकती हूँ क्या? आराम से खरीद सकती हूँ क्या? यस। क्या मैं दो बर्गर और दो पिज्जा खरीद सकती हूँ क्या? खरीद सकती हूँ। क्या मैं पांच बर्गर और एक पिज्जा खरीद सकती हूँ क्या? यस, मैं खरीद सकती हूँ। क्या मैं एक बर्गर और चार पिज्जा खरीद सकती हूँ क्या? बिल्कुल खरीद सकती हूँ। तो ये पता है क्या हो गई, ये जो है ना, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इस कॉम्बिनेशन को मैं बोलती हूँ बजट की लाइन, कि मैं ज्यादा से ज्यादा कितने पिज्जा और कितने बर्गर खरीद सकती हूँ। समझ में आया क्या? अगर मुझे मुझे बताओ, मेरे पास 500 रुपए हैं और 30 रुपए का एक बर्गर है, तो मैं टोटल कितने बर्गर खरीद सकती हूँ? डिवीजन है सिंपल, 13 पॉइंट समथिंग। हाँ, 13 और 16। अरे 50/3 है। हे भगवान, ये बन जा, ये बन जा, टू इधर हो गया, 16 पॉइंट समथिंग, यही बोल रही हूं मैं। मतलब क्या मैं 16 बर्गर्स खरीद सकती हूँ क्या? हाँ खरीद सकती हूँ। यही अगर मैं बोलूं 500 डिवाइडेड बाय 80 पिज्जा के लिए, तो मुझे बताओ मैं टोटल पिज्जा कितने खरीद सकती हूँ? 6.25। मतलब मैं मेरे पैसों से मैक्सिमम जो बर्गर है वो खरीद सकती हूँ 16, और पिज्जा जो है वो मैक्सिमम कितने खरीद सकती हूँ? 6। तो इसको मैं क्या बोलती हूँ, ये मेरी बजट लाइन है। ये वो लाइन है जिससे बाहर मैं नहीं जा सकती। मैक्सिमम मैं 16 बर्गर खरीद सकती हूँ, मैक्सिमम मैं 6 पिज्जा खरीद सकती हूँ। इतना मैक्सिमम मैं खरीद सकती हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं खरीद सकती। समझ में आया? तो ये हो जाती है मेरी बजट की लाइन। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अब आते हैं सॉरी, ये है बजट का सेट, मैं गलत बोल गई। ये क्या हो गया? बजट का सेट। अब बात करते हैं बजट के लाइन की। देखो, बजट का लाइन क्या, अच्छा, इन तीनों में बजट, बजट सेट और बजट लाइन, इन तीनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि तीनों तुमको सेम दिखेंगे। बजट का मतलब होता है टोटल कितना पैसा मैं खर्च कर सकती हूँ। बजट सेट का मतलब होता है कि टोटल में कितना माल मार्केट में जितना गिवन प्राइस है कितना खरीद सकती हूँ। जैसे 16 बर्गर खरीद सकती हूँ और 6 पिज्जा खरीद सकती हूँ। ठीक है, ये मैं मैक्सिमम कितना खरीद सकती हूँ। लेकिन मेरा बजट सेट क्या बोलता है? बजट सेट ये बोलता है कि भाई, ये भी सेट ऑफ बंडल्स ऑफ गुड्स बताता है। ये है गुड वन और ये है गुड टू, विच अ कंज्यूमर कैन बाय at the given income m and the prices of goods are P1 and P2। मतलब जब प्राइस ऊपर नीचे होती है, तो मेरी इनकम से मैं उस ऊपर नीचे वाली प्राइस में कितना माल खरीद सकती हूँ। सब सेम ही लग रहा है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे मैं तुमको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, हम्म, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो, बजट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है रियल परचेजिंग पावर, टोटल कितना परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं बजट लाइन की, जो हमने यहां पे अभी पढ़ी,
ठीक है, बजट लाइन का मतलब क्या होता है? टोटल इनकम में से कितने गुड्स गिवन, नहीं, गिवन मत लिखो, कितने गुड्स डिफरेंट प्राइसेस पर परचेज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बजट का सेट। बजट के अकॉर्डिंग टोटल कितने कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स परचेज हो सकते हैं। इसको अगर आप हिंदी में भी याद रख लोगे तो भी चलेगा, तो इन तीनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आई वुड सजेस्ट कि आप इसको लिख लो, है ना, सो दैट आपको बाद में डाउट ना हो। आपकी पूरा दिन क्लास आज यही है, इधर ही है ना, पूरे दिन? शेड्यूल मिलता है अभी आपको? मैंने तो सुना भेज देते हैं। एक ही बार दिया था बस। नहीं, उनको बोल के रखा है कि आपसे एक बार शेयर कर दिया करें। नहीं तो मैंने सुना है आप लोगों को ब्रेक्स का पता ही नहीं चलता है कि ब्रेक है। फिर तुमको लगता है बाद में पता चलता है 10-15 मिनट के बाद ब्रेक है। फिर तुम्हारा लंच पूरा नहीं हो पाता है, फिर तुम लेट हो जाते हो, फिर तुम सुनते हो। नहीं नहीं, इसीलिए मैंने बोला था उनको। देखो, मैं आपको ना आपका शेड्यूल बताती हूँ। आपका लॉ है, इसके बाद नहीं है। यार, इन्होंने क्लासरूम तो मुझे भी नहीं बताया है। नहीं। आपके पास शेड्यूल कितने बजे आता है? नहीं, हमको शाम में 6 बजे आ जाता है। हाँ, शेड्यूल तो नहीं आता, मतलब टाइम भी वो कब बताते हैं? और कोई सो जाए तो उसका तो मिस ही हो जाए। अभी इसके बाद ना आपका, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लो। ठीक है। 10:30 से 11:30 आपका इंग्लिश है। 11:30 से 12:15 आपका मैथ्स है। फिर 12:15 से 1:30 बीएस है। 11th का ही बता रही हूँ मैं आपको, आज लॉ है, सॉरी, लॉ, बिजनेस लॉ। ठीक है, आपका लॉ है 12:15 से 1:30 तक। फिर 1:30 से 2 बजे तक आपका ब्रेक है। फिर 2 से 2:45 सुनील सर आएंगे, और 2:45 से 3:30 तक मैथ्स है। 2 से 2:45 सुनील सर है। फिर 2:45 से 3:30 तक मैथ्स है। मैथ्स, दोबारा मैथ्स है। दोनों का है, बोथ। हाँ, दो, आपके दो मैथ्स के लेक्चर है, 11:30 से 12:15 और 2:45 से 3:30। उसके बाद 3:30 से 4:30 तक आपका बीएस है, अकाउंट्स। हाँ, यहाँ पे सुनील सर का ही अकाउंट्स है। हाँ, उनका, उन्होंने शायद आपको पार्टनरशिप करवा लिया, उसके बाद तो आपको 11th का ही करना है। हम्म। चलो, ये हो गई हमारी बजट लाइन। अच्छा, अब बात करते हैं इन डिफरेंस कर्व की। नोट कर लिया क्या? है ना? तो ब्रेक आपका अच्छे से नोट कर लेना, ताकि, यस,
नहीं तो वो तुम्हारा मिस हो जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, मैं इनको भी बोल देती हूँ कि आपको रोज दे ही दिया करे। चलो, अब सुनो, इनडिफरेंस कर्व को समझते हैं। अगेन, इनडिफरेंस कर्व इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब इनडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है? देखो, इनडिफरेंस कर्व क्या हमको बताता है? अच्छा, पहले आपको यूटिलिटी का मतलब पता है क्या? यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? सेटिस्फेक्शन जो एक कंज्यूमर को मिलता है बाय कंज्यूमिंग सम गुड्स। ठीक है, या फिर मैं इसको ये भी बोल सकती हूँ कि हैप्पीनेस। ठीक है, उसको मैं बोलती हूँ सेटिस्फेक्शन। और जो मेरी यूटिलिटी है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है? कम होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि यार तुमको नहाटा सर पार्टी दे रहे हैं और पार्टी में तुमको छोले भटूरे मिलेंगे, ठीक है, तो तुम पहले खुशी के साथ छोले भटूरे खाओगे, है ना? उसके बाद रोज तुमको छोले भटूरे, रोज तुम क्लास में तुमको तभी एंट्री मिलेगी जब तुम 3 छोले भटूरे खा के आओगे अंदर, तो तुम रोज खा पाओगे क्या? तुम 4-5 महीनों तक खा पाओगे क्या? या फिर तुम घर से टिफिन लेके आओगे कि इसमें दे दो, घर पे खिला देंगे? ऐसा है क्या? मतलब एक बात बताओ, पहले तुमको अच्छा लगेगा, पहले दिन बहुत अच्छा लगेगा, दूसरे दिन थोड़ा कम अच्छा लगेगा, तीसरे दिन और कम, चौथे दिन और कम, पांचवें दिन तुम बोलोगे मैं क्लास ही नहीं आऊंगा, मेरे को नहीं खाने ये छोले भटूरे, है ना? तो धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा? सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा। उसको मैं क्या बोलती हूँ? मार्जिनल यूटिलिटी। जब धीरे धीरे हमारा सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है। अब यहां पर जो इनडिफरेंस कर्व होता है ना, इसी को बताता है। मेरा इनडिफरेंस कर्व क्या बताता है मुझे? इनडिफरेंस कर्व बताता है एक ऐसी लाइन जो टू कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को दर्शाता है, और ये बताता है कि जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ता है वैसे वैसे हमारा सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है। समझ आया क्या? इसको हिंदी में लिखोगे एक बार? आप ना हिंदी में एक बार इसको लिखो। सेटिस्फेक्शन का ही मतलब क्या होता है? यूटिलिटी। अगर इसको और मैं बताऊं तो, कल से हम इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे, है ना? तो एक बार बुक लाना अपनी याद से, है ना? अब देखो, इनडिफरेंस कर्व, एक बार इसको लिख लिया क्या? होगा उस पे। ओके।
वेट वेट वेट, इट इज, उस पर कंज्यूमर सेटिस्फाइड होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल, जूस और बर्गर, ठीक है, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी। समझो एक जूस पीते हैं तो चार बर्गर खाते हैं, दो जूस पीते हैं तो तीन बर्गर खाते हैं, तीन जूस पीते हैं तो दो बर्गर खाते हैं। ये इन सब में जो कंज्यूमर है वो इक्वली सेटिस्फाइड है। यही मेरे इनडिफरेंस कर्व के पॉइंट्स होते हैं, बस सिंपल। मतलब तुम एक जूस पियो चार बर्गर खाओ तो भी तुमको अच्छा लगता है, दो जूस पियो तीन बर्गर खाओ तो भी तुमको अच्छा लगता है, अगर तीन जूस पियोगे दो बर्गर खाओगे तो भी तुमको अच्छा लगता है। मतलब बर्गर कम हो या ज्यादा हो, हमारे जो जूसेस हैं कम हो या ज्यादा हो, आप हैप्पी रहते हो हर पॉइंट पे, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है सारे पॉइंट्स पे। तो इन पॉइंट्स पे जब हमारा इनडिफरेंस कर्व बनता है तो उसको हम बोलते हैं कि भाई इन पॉइंट्स पे जो कंज्यूमर है वो कैसा होता है, सेटिस्फाइड होता है। ठीक है। इनडिफरेंस कर्व का शेप कैसा होता है? अच्छा, इनके ना शेप आपको याद नहीं करने, एग्जाम में आपको इसका डेटा दिया हुआ होगा, आपको केवल ये बता, या तो उसका कर्व बनाना है और कर्व बनाने के बाद आपको उसका मतलब लिखना होगा, कुछ ऐसा ही। मैं अभी इंग्लिश में क्यों लिखवा रही हूँ, सो दैट आप समझ जाओ, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, आपको घर से लिख के आना है। ठीक है। अब देखो, जो इनडिफरेंस कर्व है ये कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये होता है इनडिफरेंस कर्व। तो बताओ ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है क्या? क्या ये डाउनवर्ड स्लोपिंग दिख रहा है, ऊपर से नीचे आता जा रहा है? ठीक है, क्योंकि देखो, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने बोला इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है जूस, ठीक है, और इस पॉइंट पे है बर्गर। मुझे एक बात बताओ, अगर आपको बर्गर को बढ़ाना है तो क्या जूस की क्वांटिटी को कम करना पड़ रहा है क्या? ऊपर देखो, है ना। अगर हम बर्गर को बढ़ा रहे हैं, सॉरी, अगर हम बर्गर को कम करें तो फिर ये मैंने गलत लिख दिया, इधर लिखेंगे हम बर्गर और इधर लिखते हैं जूस। ठीक है। देखो, जैसे जैसे बर्गर कम हो रहा है वैसे वैसे क्या जूस की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है क्या? यस, यहां पर ये जूस जो है ऐसे बढ़ता जा रहा है, और वहीं जो बर्गर है वो कैसा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना। यहाँ पे देखो, 4 and 1, 3 and 2, 2 and 3, मतलब कि मुझे एक चीज को कम करना पड़ेगा ताकि मैं दूसरी चीज बढ़ा सकूं। ऐसा क्यों, मैं दोनों इक्वल क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि इसके पहले ही हमने बजट पढ़ा था, है ना। मेरा बजट ही लिमिटेड है, मैं दोनों इक्वल नहीं खरीद सकती, मेरे पास लिमिटेड पैसे हैं। तो इस लिमिटेड पैसे में कुछ ही कॉम्बिनेशन खरीद सकती हूँ जिसको मैं बजट सेट बोल दूंगी, बंडल ऑफ गुड्स। ठीक है। तो ये जो है ना, ये बंडल ऑफ गुड्स है, और मेरा बजट क्योंकि लिमिटेड है, इसीलिए मुझे अगर एक चीज ज्यादा खरीदनी है तो दूसरी चीज को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है कि नहीं है? अगर मैं इस कर्व की प्रॉपर्टीज आपसे पूछूं तो मुझे बताओ, पहली प्रॉपर्टी आप इसकी क्या बताओगे? इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक है, नीचे की ओर आता हुआ कर्व है ये। मुझे बताओ दूसरा, इसका शेप कैसा है? इसका शेप कैसा है? मुझे बताओ, पीपीसी का शेप कैसा होता है, कॉनकेव। ये कैसा है, कॉन्वेक्स।
इट इज कॉन्वेक्स। इट इज कॉन्वेक्स इन शेप। कॉन्वेक्स है। पक्की बात है ना? अब आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ये दोनों तो आपने खुद ही बता दिया, तो एग्जाम में तो ये आप लिख ही सकते हो कि ये कैसा कर्व है। एग्जाम में देखो, अब आपके पास एग्जाम में इसका क्वेश्चन कैसा आता है। अगर मैं एग्जाम पॉइंट की बात करूं, तो एग्जाम में हमारे पास पहला तो ये आएगा कि फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर इन डिफरेंस curve and write down its properties। ठीक है, ये आएगा पहला क्वेश्चन। अगर मैं आपको डेटा दूं तो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इसका कर्व आप बना पाओगे क्या? अगर मैं आपको ये दूं तो आप बना लोगे क्या? कर्व बनाने में अभी भी किसी को दिक्कत है क्या? नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? इट्स प्रॉपर्टीज। क्या इसका इंडिफरेंस कर्व आपसे बन जाएगा क्या? एक बार बना के देखो। आपको कुछ आपकी एग्जाम्स की छुट्टी के बारे में पता चला क्या, कि कब से एग्जाम की छुट्टी आपको मिलेगी? हाँ हाँ, मिलेगी मिलेगी आप लोगों को, आपको नहीं बताया? आपकी एग्जाम्स कब है स्कूल की? फैब की मार्च? आपको डेट्स पता है आपके एग्जाम्स के? 16 फैब मिलेगी आपको। और बीच में आपको गैप मिलेगा पेपर्स के बीच में। और मतलब कितने दिन का, एक दिन का, 2 दिन का? एक दो दिन का मिलेगा ना? हाँ, तो उस टाइम शायद आपकी नहाटा की छुट्टी रहेगी शायद, क्योंकि 12th वालों को तो मिलेगी। नहीं, उनकी बोर्ड्स हैं, ठीक है, उनको मिलेगी, लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ बाहर के हैं ना, तो फिर कैसे आएंगे वो लोग स्कूल की एग्जाम्स के लिए ना? और एक दो दिन में वो ट्रेवल थोड़ी कर पाएंगे। जब तक यहाँ आएंगे तब तक वापस जाने का टाइम हो जाएगा, है ना? तो इसके लिए शायद आप लोगों को छुट्टी मिलेगी, एक बार शिवानी मैम से कंफर्म कर लेना। ठीक है? बोला था क्या? कर्व बन गया क्या? क्या वैसा ही बना क्या कर? कॉन्वेक्स नहीं बन रहा आपका कर्व?
देखो, इसका शेप जो होता है ना कॉन्वेक्स ही होगा डेटा की। अच्छा, आप लोग जो है ना ग्राफ बनाते टाइम जो ग्राफ पेपर मिलता है ना, उसमें वो एक्यूरेट शेप आएगा, आपकी कॉपी में थोड़ा ऊपर नीचे जा सकता है। ठीक है। यस, हाँ, मतलब थोड़ा टिल्टेड बन रहा है ना। हाँ, तो दिस इज कॉन्वेक्स इटसेल्फ। ठीक है। तो इसकी दो प्रॉपर्टीज आप लिख लोगे क्या? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, किस किस से कर्व नहीं बना? आपसे बना का? बन गया ना? ठीक है। चलो, why it is called indifference कर्व? इसको indifference कर्व क्यों बोला जाता है? हाँ, बट एक और चीज है, मैंने आपको लिखवाई थी अभी। इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है? हर चीज एक बराबर है, एक जैसे, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं किसी सिचुएशन को लेके इनडिफरेंस हो गई कि भाई चलो, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों का ऐसा है कि 11th की एग्जाम की छुट्टी मिली तो भी ठीक, नहीं मिली तो भी ठीक, तो तुम क्या इनडिफरेंस हो क्या? मतलब तुम इनडिफरेंटली सोच रहे हो कि हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, हम तो दोनों चीजों में राजी हैं, हो ना? है ना? तो यहाँ पे एक बात बताओ कि इनडिफरेंस कर्व में भी तो कस्टमर यही सोचता है ना। कस्टमर क्या बोलता है कि भाई चलो, भले ही जूस एक है, बर्गर चार है, तो भी मेरी हैप्पीनेस सेम रहेगी। दो जूसेस हो जाएंगे, बर्गर तीन हो जाएंगे, तो भी मेरी हैप्पीनेस सेम रहेगी। तीन जूस हो जाएंगे, बर्गर दो हो जाएंगे, तो भी मेरी हैप्पीनेस कैसी रहेगी? सेम रहेगी। तो क्या हैप्पीनेस सेम है क्या? तो क्या कस्टमर इनडिफरेंट है क्या इन सारे पॉइंट्स में? यस। तो यहां पर हम लिखेंगे, मैं एक बार डिक्टेट करती हूँ इसको या फिर लिख ही देती हूँ। आपको एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिखना है अगर ये क्वेश्चन आता है तो। इनडिफरेंस कर्व बिकॉज, आपकी क्लास शायद यही रहेगी पूरा दिन, मैसेज तो कर रहे हैं। मैसेज तो कर रहा है राम, शायद यही क्लास रहेगी, फिर भी वो आके आपको बता देगा। डिसाइड कर रहे हैं, नहीं नहीं, ये टीचर्स का ग्रुप है, उस पे ये लोग डिसाइड कर रहे हैं। क्या? यहाँ बहुत गंदा हो रहा है। हो गया क्या? इसको मैं इनडिफरेंट कर्व क्यों बोलती हूँ? क्योंकि जो कंज्यूमर है वो इनडिफरेंट होता है सारे कॉम्बिनेशंस के लिए। ठीक है। उससे हर कॉम्बिनेशन से कैसा सेटिस्फेक्शन मिलता है? इक्वल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, जैसे उसको पहले खुशी हो रही थी वैसे ही उसको अभी खुशी हो रही है। ठीक है। आई थॉट ये क्लास तुमको ज्यादा जम रही होगी क्योंकि थोड़ा लाइट है यहाँ पे। बोलती बोलती हूँ मैं उनको। चलो, तो साफ सफाई की बात तुम लोग कर रहे हो, थोड़ा बड़ी बात हो गई। है ना? हाँ, मतलब वही, मैं भी वही सोच रही थी। ओहो, मैंने बोला। मैंने बोला तो करना पड़ रहा है। चल झूठा। तो तुम नीचे क्यों नहीं खाते हो? है? अरे नीचे मेस में, मेस से लेके आते हो ना खाना। तुमको मेस में नहीं खाने देते?
कौन मना करता है? कौन से अंकल जी? तो तुमको बोल रहे क्लास में भी मत खाओ, मेस पे भी मत खाओ, तो घर जाके खा के आए क्या? तो गार्डन में खा लो। तो क्या हुआ, वो कौन सा तुम्हारा खाना छीन के खा लेंगे? शर्म आती है? तुम सर्कल बना के गार्डन में खा लिया करो। है जी? एक काम करो, घर ही जाके खाया करो तुम लोग। अरे यार, ये तो गलत बात है यार, मुझे लगा नीचे तो खाने देते होंगे, क्यों नहीं खाने देते यार? ये तो पागलपन है, तो बच्चा खाएगा कहाँ? चलो, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, क्या हुआ? नहीं नहीं, आप एक बार राम को बोलो कि भाई क्लास में नहीं खाए तो मेस में खाने दो फिर। कौन से भैया? फैकल्टी और स्टाफ को थोड़ी बोलेंगे राजा। लेकिन बाकी हम्म। नहीं, लेकिन लेकिन अलाउ करना चाहिए। बट अलाउ करना चाहिए, एक बार राम से बात करना ना आप लोग। क्योंकि क्योंकि अभी स्ट्रिक्टली मतलब उस दिन मैंने बोला था ना, तो मैंने नीचे भी बोला था, तो बोला था हाँ मैम, इनको क्लास में खाने के लिए हमने मना करके रखा है, तो मुझे लगा आप लोगों को नीचे अलाउड है। तुम बोलो नीचे भी अलाउड है, और मैंने तो सुना है तुम पन्नियां बांध के ऊपर आ जाते हो। वो जैसे, तो बेसमेंट में है ना। अरे सुनो, बेसमेंट में जो मेस है, वहां पे भी तो बच्चे बैठते हैं जहाँ पे फोटोकॉपीज वगैरह होती है। अरे इधर बाहर भी लगती है। ओहो, तुमको नहीं पता? अच्छा, तुमको बताया ही नहीं है। जो इंटर वाले बच्चों की रेसेस होती है ना, तो उनके लिए बाहर अलग से चेयर्स लगती हैं। तुम्हारे लिए नहीं लगती? मुझे लगा तुम बाहर के। अरे ये बाहर जहाँ पानी भरते हो ना, जहाँ ये मोक्ष मेरे को देख के सुबह भाग गया था, उस एरिया में टेबल्स लगती है। नहीं नहीं, उनके रिसेस में लगता है, तब आपकी क्लासेस चलती होंगी। जूते की लेस बांधते हो तुम? हे भगवान। चलो सुनो, यूटिलिटी का मतलब, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? अच्छा सुनो, तुमको कोई भी डेफिनेशन याद करनी हो ना, तो ये वाले पेजेस है ना, यहाँ से तुम लोग लर्न कर सकते हो, और एग्जाम में ये एक्सेप्टेबल भी है। ठीक है? तो जैसे मैंने अभी आपको क्या समझाया, यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? जब मैं प्रेफरेंस को चेक करती हूँ ओवर सेट ऑफ गुड्स, जहां पे सेटिस्फेक्शन को मैं बताती हूँ कि भाई मेरा सेटिस्फेक्शन कितना है, अगर मैं कोई पर्टिकुलर चीज खा रही हूँ तो मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, सिंपल लैंग्वेज में ये वही क्या हो जाता है, यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग 5 बर्गर खा रहे हैं और एक पिज्जा खा रहे हैं, फिर मैंने बर्गर को कम कर दिया और मैंने एक पिज्जा को ज्यादा बढ़ा दिया, तो एक वो ज्यादा पिज्जा खाने की वजह से तो जो ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। इन दोनों का मतलब क्लियर है क्या? आपके पेपर में बहुत शॉर्ट में इसके बारे में आपको एमसीक्यू या फिर वेरी शॉर्ट आंसर आपको इसके बारे में देखने को मिल सकता है, तो आप लिख लोगे क्या इसको? ठीक है। आज के जो 2 क्वेश्चन मुझे आपको देने थे वो तो मैंने यहीं करवा दिए। डिमांड तो मुझे चेक करना पड़ेगा आपके पास है कि नहीं है। और क्या दिखा दूं? ओके। ये आपके पास नहीं है क्या?
ये आपको दिख रहा है? फोटो ले रहे हो आप? दिखेगा भी कि नहीं दिखेगा? ठीक है, बाकी का हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।